Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter accounting ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक करा दिया था. उसके अंदर मैंने डेट इक्विटी रेशियो करवाई थी. आज भी अभी मैं डेट इक्विटी रेशियो करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 29 डी के गोयल की बुक का पहले मैं पढ़ लेती हूँ. बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड शोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2020. इसमें कंपनी की शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन. पूछा क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है. अब हमने क्या करना है, जो लॉन्ग टर्म है उसमें तो डेट इक्विटी रेशियो निकलेगी, शॉर्ट टर्म में हमारी करंट रेशियो निकल सकती है, हमारी वो नहीं निकल सकती लिक्विड रेशियो. क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें इन्वेंट्री चाहिए, वो है नहीं क्वेश्चन में. तो अब हम कैसे करेंगे, लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 29. इसके अंदर हमारे को इक्विटी में क्या क्या दे रखा है. एक तो शेयर कैपिटल दे रखा है, एक रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है. शेयर कैपिटल में आप रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि जो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दी है वो भी ऐड करते हैं. दैट इज रॉन्ग. क्योंकि रिजर्व में तो अपने आप ही रिजर्व आ गए, तो दोबारा आपने ऐड नहीं करना. तो शेयर कैपिटल कितना है बेटा, दैट इज 10 लाख. ठीक है. रिजर्व एंड सरप्लस आपको 15 लाख दे रखा है, तो आपने सिर्फ 10 लाख में 15 लाख ही प्लस करने हैं. जनरल रिजर्व नहीं ऐड करने, क्योंकि जनरल रिजर्व पहले ही रिजर्व का पार्ट है, यानी कि रिजर्व में ऑलरेडी जनरल रिजर्व इंक्लूड हो चुके हैं, तो आपको दोबारा नहीं लिखना. तो आपकी जो इक्विटी है वो कितनी आ गई, ₹25 लाख. और जो डेट्स है, डेट्स में क्या दे रखा है, एक तो आपको लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं और एक दे रखा है आपको पब्लिक डिपॉजिट. लॉन्ग टर्म लोन और पब्लिक डिपॉजिट. अब इस क्वेश्चन में हमें वो नहीं दे रखा, जैसे प्रोविजंस होते हैं वो नहीं है, तो लॉन्ग टर्म लोन और पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही हैं. तो आप इसको ऐड कर देंगे 40 लाख प्लस 10 लाख. 40 लाख में 10 लाख ऐड कर दिए तो ये आ गया 50 लाख. तो अब आप क्या निकालेंगे, आप डेट इक्विटी रेशियो निकालोगे. ये कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, तो लिख लीजिए डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, डेट अपॉन इक्विटी, डेट्स अपॉन इक्विटी. डेट्स कितने हैं आपने अभी निकाले हैं, दैट इज 50 लाख, और इक्विटी कितनी है 25 लाख. 50 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो कितनी आ जाएगी 2:1. अब हमें करंट रेशियो भी कही गई है, तो करंट रेशियो के लिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म पोजीशन निकालो. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसे निकलती है, करंट रेशियो. क्विक रेशियो से, क्विक रेशियो तो हम निकल नहीं सकती, क्योंकि क्विक एसेट नहीं पता या इन्वेंट्री पता होती नहीं पता, तो हम करंट रेशियो ही निकाल सकते हैं. तो लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करंट एसेट कितनी है आप देखिए. करंट एसेट हमें 16 लाख दे रखी है और करंट लायबिलिटी हमें 10 लाख दे रखी है. तो आ गया आंसर 1.6:1. समझ आ गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ. इसमें हमें क्या कहा गया, डेट इक्विटी रेशियो निकालने को कहा गया. टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट और करंट एसेट दी हुई है. अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो हमारी टोटल एसेट आ जाती है. करंट लायबिलिटी पता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पता है. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारा क्या निकलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स निकलते हैं. अब हमें इक्विटी नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इक्विटी निकाल सकते हैं. लिखिए क्वेश्चन नंबर 30. पहले हम इस क्वेश्चन में डेट पता चल रहे हैं. डेट कितने हैं आप देखिए. डेट्स इज इक्वल टू, डेट का मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ठीक है, वो कितने हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमें दे रखी है 16 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने हैं, दैट इज 1,50,000. तो हमारे आ गए डेट्स 17,50,000. 17,50,000. अब हमें क्या कहा गया है, अब हमें उन्होंने इक्विटी नहीं बताई हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम टोटल एसेट्स निकालते हैं, टोटल एसेट कैसे निकालते हैं, इसमें नॉन करंट और करंट एसेट आती है. अब नॉन करंट में क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, और
इनटेंजिबल फिक्स एसेट है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। वैसे तो आपको पता है टेंजिबल इंटेंजिबल के अलावा नॉन करंट एसेट भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी आते हैं, तो वो नहीं दिए हुए तो हम यही लिख लेंगे, प्लस करंट एसेट्स। सारी एसेट्स को मिलाकर हमारी ये जो है टोटल एसेट्स बनेगी। वैसे तो 2 एसेट और भी आती है, अगर दी होती लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस वो भी आती, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती, पर है नहीं हमारे पास। तो टोटल एसेट में हम यही लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, दैट इज 24,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,34,000। ठीक है बेटा, तो अब ऐड करिए इसको, ये आएगा बेटा 30,84,000, 30,84,000। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जो टोटल एसेट है, आपको फार्मूला याद भी होगा, अदरवाइज आप देखिए टोटल एसेट किसके इक्वल होती है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, आपको याद होगा। अब टोटल एसेट की वैल्यू मैं भर रही हूँ यहाँ पर 30,84,000। इक्विटी हमें नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, इक्विटी की जगह इक्विटी लिखेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी हमारी जो है लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म जो डेट्स है ये नॉन करंट लायबिलिटी ही है, दैट इज 17,50,000। और करंट लायबिलिटी हमें पता है दैट इज 84,000। इसके आगे इसको मैं डेट को एनसीएल भी कह सकती हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नॉन करंट लायबिलिटी है हमारी, ठीक है, इसमें क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। तो 30,84,000 में से अगर हम क्या माइनस कर दें, पहले तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 17,50,000 और 84,000 को, तो जो प्लस करके आएगा वो हम 30,84,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 18,34,000 आया, 18,34,000 इज इक्वल टू इक्विटी, ये मैंने इधर ले आई हूं, ठीक है। तो ये आ गया 30,84,000 में से अगर हम 18,34,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 12,50,000, 12,50,000। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, इक्विटी आई है। अब डेट इक्विटी का फार्मूला क्या था, डेट अपॉन इक्विटी। डेट हमारे आ गए हैं 17,50,000 और इक्विटी आया है 12,50,000। हम फार्मूला लगा लेते हैं, लिखिए डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट आपका आया था 17,50,000 और इक्विटी आई है 12,50,000। सेवन अपॉन 5 1.4:1, तो आंसर देखिए यस बेटा आ गया। ठीक है, अब अगला जो है हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल एसेट दे रखी है, टोटल डेट्स पता है और करंट लायबिलिटी पता है, तो हमें कैसे निकालना है, लिख लीजिए। सबसे पहले हमें टोटल एसेट्स पता है, इक्विटी नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इक्विटी निकाल सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 31, जो टोटल डेट्स है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, नॉन करंट डेट्स और करंट लायबिलिटी। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म डेट्स निकालना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटीज। हमारे पास टोटल डेट्स कितने हैं बेटा, 1,50,000 है, करंट लायबिलिटी 30,000 दे रखी है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम
टोटल एसेट का फार्मूला लगाते हैं, वैसा टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट होती है, और दूसरा फार्मूला भी है टोटल एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। इसको हम टोटल डेट भी कहते हैं। वैसे इक्विटी कितनी है हमें नहीं पता, पर टोटल एसेट्स हमें पता है, दैट इज 2,30,000। 2,30,000 इज इक्वल टू इक्विटी प्लस, अगर हम ये लिख दें 1,50,000 तो भी चलेगा, अगर लॉन्ग टर्म डेट 1,20,000 लिख दें और करंट लायबिलिटी 30,000 लिखे तो भी चलेगा। यानी कि आप देखो ये यही आंसर आएगा इन दोनों का। तो आप 2,30,000 में से क्या माइनस कर दोगे, 1,50,000 माइनस कर दोगे तो आपकी इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, ये कितनी आई बेटा, 80,000। 80,000 की इक्विटी आ गई, और हमें डेट तो पता चल ही चुके हैं, तो अब डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला लगा सकते हैं। लिखिए, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितने हैं अभी हमने निकालने हैं, 1,20,000, इक्विटी है 80,000। 1,20,000 अपॉन 80,000, जीरोस कट जाएंगी, 1.5:1। तो आप आंसर देखिए इसका आ रहा है 1.5:1। यस। अब अगली सिचुएशन है 32। द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:2। 1:2 का मतलब होता है कि अगर डेट 1 लाख है तो इक्विटी 2 लाख है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, या 1:2 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 मतलब 0.50, यानी कि अगर हमारे डेट 50,000 है तो इक्विटी 1 लाख है, ऐसे भी समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड यू इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज। ये जो सजेशन दे दीजिए कि जो सिचुएशन अलग अलग दे रखी है, तो हमारी डेट इक्विटी रेशियो में पहले से इंक्रीज आया, डिक्रीज आया, या कोई भी चेंज नहीं आया। तो इस तरह के सब मैंने ऐसे करवा रखे थे करंट रेशियो के हिसाब से जब करे थे। तो अब मैं 32 सम करा रही हूँ। लिखिए 32, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 1:2। 1:2 को आप 1/2 भी लिख सकते हो। 1/2 मतलब 0.5:1। तो लिखो, लेट अस अज्यूम इक्विटी 1 लाख। अब बच्चे कहते हैं मैम आप इक्विटी क्यों मान रहे हो, आप देखो ना ये 1 है तो ये 1 लाख ले लो, तो डेट कितने हो जाएंगे, डेट्स इज इक्वल टू 0.5 × 1 लाख, तो आ जाएंगे 50,000। अब बच्चे पूछते हैं कि आप मैम हम ऐसे भी मान सकते हैं कि डेट 1 लाख ले लें और इक्विटी 2 लाख ले लें। यस बिल्कुल बेटा, आप ले सकते हो कि डेट 1 लाख और इक्विटी जो है 2 लाख। 1:2 दिया है इसलिए, क्योंकि डेट अपॉन इक्विटी होता है, डेट 1 लाख ले लो, इक्विटी 2 लाख ले लो तो भी ठीक है। अब सिचुएशन 1 देखो, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, अच्छा मान लीजिए मैं शेयर रिज्यूम करती हूँ कि कितने आए हैं, लिखा नहीं मैं कुछ भी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आए, कंपनी ने शेयर इशू किए, तो शेयर इशू करने से कंपनी की क्या बढ़ेगी, इक्विटी बढ़ेगी ना, है ना। तो मैं यहाँ पर मान लो 10,000 के शेयर इशू कर रही हूँ, आप 10 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो। आपके डेट में क्या चेंज आएगा, डेट तो वही रहेंगे 50,000, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, शेयर बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, इक्विटी पहले 1 लाख थी, 10,000 बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो बाकी बैंक बैलेंस बढ़ेगा वो तो यहाँ आता ही नहीं, वो तो करंट एसेट का पार्ट है। तो अब आप दोबारा निकालिए डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डेट कितने है 50,000, इक्विटी कितनी है 1,10,000, जीरोस तो कट जाएंगी, ठीक है। तो आप डिवाइड करिए जरा, ये आएगा 0.45:1। अब बच्चे कहते हैं मैम किससे कंपेयर करें, मैं कहती हूँ बेटा आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की रेशियो क्या थी 0.5:1 थी ना, तो लिखोगे हैंस डेट इक्विटी रेशियो इज, डेट इक्विटी रेशियो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है ना, इज डिक्रीज्ड। डिक्रीज मैंने इसलिए वर्ड लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज है, तो डिक्रीज्ड लिख दीजिए। हैंस डेट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज लिख दो या इज डिक्रीज्ड, विल डिक्रीज लिख दो, विल डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी,
आप देख सकते हैं 0.5 से कम हो गई है, 0.45 हो गई है, तो डिक्रीज हो जाएगी। आगे लिखिए नंबर 2, सिचुएशन 2 में क्या दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अब आप देखिए, अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिलेंगे, डेटर या बीआर से पैसे मिलेंगे, तो क्या होगा, करंट एसेट बढ़ जाएगी एक बार तो, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और करंट एसेट ही कम हो जाएगी क्योंकि टीआर कम हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। पर आप यहाँ पर आपका डेट इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा, देयर विल बी, लिखिए देयर विल बी, या नाइदर डेट नोर इक्विटी will be affected, equity will be affected, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। hence क्या होगा इसकी वजह से, डेट इक्विटी रेशियो will remain same, डेट इक्विटी रेशियो will remain same, या तो ये भी लिख सकते हैं विल रिमेन सेम, या देयर इज नो चेंज इन लिख सकते हो, और देयर इज नो चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो। तो मतलब कि हर सिचुएशन का आंसर आपका अलग अलग आएगा। तो अब आप अगली सिचुएशन लिखिए नंबर 3, राइट डाउन नंबर 3, क्या आगे दे रखा है उसके बाद, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, सेल ऑफ गुड्स और कैश बेसिस। मान लो हम गुड्स को बेचते हैं तो स्टॉक कम हो जाएगा और कैश का जगह बढ़ जाएगा, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लिखिए कैश बेसिस, नाइदर डेट नोर इक्विटी will be affected, hence debt equity ratio will not change, कि चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आता बेटा 4th, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म, अगर कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की पेमेंट कर देती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 10,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं, से लिख लो, से मतलब फॉर एग्जाम्पल ₹10,000, आप 10 ही मांग सकते हो, 20 ही मांग सकते हो। अगर आपका आंसर, मेरा आंसर जैसे आ रहा है कि रिड्यूस आ रहा है, तो आपका भी रिड्यूस आना चाहिए। बस इतना है कि आप चाहे 40,000 मानो, 50 तो मत मानना, क्योंकि 50 की तो इक्विटी डेट है, तो 50 से कम ही मानोगे। तो डेट कितने होंगे, डेट में चेंज आएगा। डेट हमारे 50,000 थे ना, उसमें से 10,000 माइनस कर दो, अब मतलब 50 से कम ही मानना, ठीक है। 10,000 तो आपके डेट रह जाएंगे 40,000। इक्विटी तो हमारी 1 लाख ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बच्चे कहते हैं बाकी फिर 10,000 का क्या बना, 10,000 आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जब आप पे करोगे। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या आएगी, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, डेट अपॉन इक्विटी फार्मूला है ना, डेट है 40,000 और 1 लाख डिवाइड में आ जाएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आएगा 0.40 या 0.4 भी कह सकते हैं इसको। लिखो हैंस डेट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज। डेट इक्विटी रेशियो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कंपैरिजन उससे जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो हमारी थी 0.5:1, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। अब 5th सिचुएशन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स हम क्रेडिट में खरीदते हैं तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेंगे। लिखो नाइदर डेट नोर इक्विटी will be affected, hence debt equity ratio
विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं, क्रेडिट को उधार जो मानते हैं, क्रेडिटर मानते हैं, वो लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म मानोगे फिर तो हमारी इक्विटी इंप्रूव होगी, डेट इंप्रूव होगे, तो रेशियो इंप्रूव होगी। लेकिन आप क्रेडिट पर है तो आप इसको शॉर्ट टर्म ही मानो, जब तक लॉन्ग टर्म नहीं दिया। तो क्रेडिट में अगर क्रेडिटर बढ़ेगी एक तरफ स्टॉक बढ़ेगा तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया। अब बेटा हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। Assuming that debt equity ratio is 2:1, state giving reason which of the following transaction would increase, decrease or not alter the debt equity ratio। अब हमें क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो 2:1 दे रखी है, तो अलग अलग केसेस है, तो हम उसमें कैसे सोल्यूशन इसका करेंगे तो हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 2:1। अब डेट हमें मान लीजिए हमारी इक्विटी जो है, इक्विटी ₹1 लाख है, ठीक है। तो डेट कितने होंगे, 2 इंटू 1 लाख, तो कितने हो जाएंगे 2 लाख, ठीक है। ये इजी रहता है अगर आप ऐसे ज्यूम कर लेते हो ना। अब आप क्या करोगे, सिचुएशन 1 देखोगे। नंबर 1, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें ये नहीं पता कि कितने शेयर इशू किए हैं, आप अपनी मर्जी कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ₹10,000। मान लो मैं 10,000 के शेयर इशू करूंगी तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर इशू करने से कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी इक्विटी बढ़ेगी। डेट में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, डेट तो बेटा 2 लाख ही रहेंगे, शेयर बढ़ जाएंगे। तो आप इक्विटी जो है, इक्विटी में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, तो इक्विटी 1 लाख है, उसमें आप 10,000 इंक्रीज कर दो। वैसे तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, हम तो इक्विटी मतलब शेयर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखना है तो लिख लीजिए, शेयर बढ़ जाएंगे, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी हमारी, है ना। तो ये आ जाएगी 1,10,000। अब आप दोबारा निकाल के देखिए, डेट इक्विटी कैसे निकालेंगे। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, आपको पता है डेट अपॉन इक्विटी होती है। डेट कितने आपके 2 लाख है और इक्विटी कितनी है 1,10,000, ठीक है। जीरोस कट कर दीजिए। वन 1.8, ठीक है। 1.8:1, तो आपकी रेशियो पहले 2:1 थी, तो अब रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब लिखिए, हैंस डेट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज। अब डिक्रीज वर्ड लिखा है, डिक्रीज इंक्रीज है तो डिक्रीज, अगर लिखा होता है रिड्यूस वर्ड, रिड्यूस इंप्रूव तो रिड्यूस लिख देती मैं यहाँ पर। अब सिचुएशन 2 देखिए। सिचुएशन 2 में क्या दिया हुआ बेटा, सिचुएशन 2 में कहा गया बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी। कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीद लिए हैं, तो शेयर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2 लाख ही रहेंगे। कंपनी अपने शेयर खरीद लेगी तो शेयर क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, है ना। तो आप 1 लाख में से मान लीजिए मैं 10,000 मान के चलती हूँ, 10,000। अब मैं यहाँ पर नंबर 2 लिख ही देती हूँ, लिखो नंबर 2, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी ने जो अपने शेयर्स हैं वो क्या कर लिए हैं, कंपनी ने खुद ले लिए हैं बाय अ कंपनी। तो कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, जो बाहर वाले शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स कंपनी ने ले लिए, वो अपने शेयर वापस लिए, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, वो रह जाएगी 90,000, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितने हैं 2 लाख, इक्विटी अभी मैंने आपको बताई है 90,000, कम क्यों रह जाएगी, क्योंकि शेयर कम हो गए, वो हमारा शेयर होल्डर रहा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, 2.2
2.2, दोबारा देख रही हूं मैं फिर भी एक बार, 2.2 आ जाएगी, 2.22:1, हेंस डेट इक्विटी रेशियो विल इम्प्रूव। आंसर में चेक कर लेती हूँ, यस, हेंस डेट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज। इम्प्रूव भी लिख सकते हो आप, वैसे तो क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज और विल नॉट अल्टर लिखा हुआ है, नोट चेंज लिखा हुआ है, तो अब नोट अल्टर भी, नोट अल्टर कब आएगा, जब कोई चेंज नहीं आएगा। अभी तो आपकी इम्प्रूव हो रही रेशो, क्योंकि 2:1 है क्वेश्चन में, पर आपका आंसर आ रहा है 2 से अबव आ रहा है, तो ये इम्प्रूव हो रही है। अब लिखिए थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में हमें क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, नंबर 3, इशू ऑफ डिबेंचर। अभी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, जो कि इसमें नहीं आता, और डिबेंचर बढ़ जाते हैं तो वो डेट बढ़ जाएगा। मैंने 10,000 मान लिया, तो कंपनी की जो डेट है उसमें क्या चेंज आएगा, डेट तो हमारे 2 लाख में 10,000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और इक्विटी में कोई चेंज नहीं आना, इक्विटी 1 लाख ही रहेगी। ये 2,10,000 हो गए। डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट आपके कितने आगे हैं, 2,10,000 आगे हैं, और इक्विटी आपकी कितनी है, दैट इज 1 लाख। तो आप जीरोस कट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2.1:1, हेंस डेट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज, हेंस डेट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमें देखा है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। अगर कंपनी पेमेंट कर देती है बैंक लोन की, तो बैंक लोन का किसका पार्ट है, डेट का पार्ट है, डेट कम हो जाएंगे। लिखिए रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। मैं ये मान के चल रही हूँ बैंक लोन की पेमेंट जो की है दैट इज ऑफ ₹10,000। 10,000 के लोन की पेमेंट करेंगे तो डेट में क्या चेंज आएगा, डेट ऐसे तो बैंक बैलेंस में चेंज आएगा, बैंक बैलेंस यहाँ आता नहीं, वो करंट एसेट का पार्ट है, डेट तो कम होंगे ना, क्योंकि बैंक लोन जो डेट का पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,90,000 हो जाएगा। इक्विटी क्या रहेगी, इक्विटी तो 1 लाख ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आना, तो रेशियो में चेंज तो आएगा। आप क्या लिखोगे, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितने हैं, 1,90,000 है, इक्विटी कितनी है, दैट इज 1 लाख, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1.9:1, हैंस डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज। डिक्रीज किससे हो रही है, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, क्वेश्चन वाले से 2:1 से। तो आंसर देख सकते हो, ठीक है। नंबर 5, सेल ऑफ फिक्स एसेट एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, सेम वैल्यू पर सेल करेगा हम फिक्स एसेट को। पार मतलब लिखिए नंबर 5, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट पार। मान लीजिए मैं ये मान के चलती हूँ ₹10,000 की फिक्स एसेट बेची है, 10,000 में बेची है, तो कंपनी को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। तो कंपनी ने 10 वाली 10 में बेची, तो 10,000 हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। फिक्स एसेट हमारी जो है वो कम हो जाएगी 10,000 से। तो लिखो नाइदर डेट नोर इक्विटी विल बी इफेक्टेड, विल बी इफेक्टेड, hence debt equity ratio will, debt equity ratio will not alter, not alter में चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, विल नॉट चेंज लिखा होता तो विल नॉट चेंज लिख देती, नॉट अल्टर लिखा है, अब अल्टर तो भी नहीं ना। अब अगला पॉइंट समझने वाले बच्चे यहाँ गलती करते हैं, नंबर 6, ध्यान से समझना।
देखो, सेल ऑफ फिक्स एसेट मैं ज्यूम कर रही हूं ₹10,000, से ₹10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट ब्रैकेट में मैं लिख रही से ₹2,000। मैंने 10,000 वाली एसेट ना 2,000 के प्रॉफिट पर बेच दी, तो 12,000 में बेची होगी। कैश बैलेंस तो मेरा 12,000 बढ़ेगा, 10,000 जो है हमारा फिक्स एसेट कम हो जाएगी, जिससे डेट इक्विटी से लेना देना नहीं है। पर डेट में तो चलो कोई चेंज नहीं आना, मैं ठीक कह रही हूँ कि 2 लाख में से कोई चेंज नहीं आना, पर इक्विटी में चेंज आएगा। बच्चे कहते मैम क्यों? फिर मैं कहती बेटा इक्विटी आपकी कितनी है, 1 लाख है ना, तो आपका प्रॉफिट होगा तो आपका 2,000 का प्रॉफिट किसमें ऐड हो जाएगा? प्रॉफिट किसका पार्ट है? सरप्लस का पार्ट है ना, तो सरप्लस बढ़ेगा ना, तो आपकी रेशियो में क्या चेंज आएगा? ये वाला 2,000 हो जाएगी डेट। डेट तो 2 लाख ही रहेगी, इक्विटी कितनी हो जाएगी? 1,02,000। फिर बताते हैं बच्चे कहते हैं मैम ऐसा क्यों? अगर 10,000 वाली चीज में फिक्स एसेट 2,000 प्रॉफिट पर बेचूं तो 2,000 का प्रॉफिट किसमें आएगा? इक्विटी में प्रॉफिट आता है ना, तो डेट इक्विटी रेशियो में क्या चेंज आएगा? लिखिए डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितने आपके? 2 लाख है, इक्विटी कितना है आपका? 1,02,000। तो रेशियो आपकी डिक्रीज जरूर होगी, देख लेना आप। ठीक है, 100/51। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कितना आएगा। वन पॉइंट 9, ठीक है, 1.9 आ गया। 1.9 आगे भी हम निकाल सकते हैं, मैं देख रही हूँ। वन 1.96 आ जाएगा, 1.96:1। तो आंसर क्या लिखोगे? आपकी रेशियो क्या हो रही है? पहले से रिड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो रेशियो है वो 2:1 थी। तो लिख लीजिए, इसी की साइड पर लिख लेना है डेट इक्विटी रेशियो विल रिड्यूस हो जाएगी डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेल ऑफ फिक्स एसेट एट लॉस। जब कंपनी फिक्स एसेट सेल करेगी लॉस पर, तो कंपनी को क्या होने वाला है? कंपनी की इक्विटी कम हो जाएगी। यहाँ पर बढ़ी थी ना क्योंकि सरप्लस था, तो अब क्या हो जाएगी? इक्विटी कम हो जाएगी, तो रेशियो इंप्रूव होगी। देखना, लिखो नंबर 7, सेल ऑफ फिक्स एसेट ब्रैकेट में लिखिए से ₹10,000, आप 15,000 भी लिख सकते हो, एट अ लॉस ऑफ ₹2,000। 2,000 का लॉस हुआ तो क्या होगा? डेट में तो कोई चेंज नहीं आना, 2 लाख। अब ये है कि आपका जो कैश बैलेंस है वो 8,000 बढ़ेगा, फिक्स एसेट कम हो जाएगी 10,000 से। पर जो 2,000 का लॉस हुआ है, इक्विटी क्या हो जाएगी? उससे कम हो जाएगी। इक्विटी 1 लाख थी पहले, अब 2,000 कम हो जाएगी, क्योंकि ये डेफिसिट है, ये P&L का बैलेंस कम हो जाएगा ना, तो ये 98,000 रह जाएगी। तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो में क्या चेंज आएगा? लिखो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितना है? 2 लाख है, और इक्विटी कितनी है? 98,000 है। जीरोस कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको और कट करो 2 के टेबल में। ठीक है, 100/49। ठीक है, 2.0 ये आएगा बेटा 2.04। 2.04:1। क्या लिखोगे? है डेट इक्विटी रेशियो विल
इम्प्रूव। डेट इक्विटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इक्विटी कम हो गई है। हैंस डेट इक्विटी रेशियो विल इम्प्रूव। इम्प्रूव क्यों हुई बेटा? क्योंकि 2 से क्या हो गई, बढ़ गई है ना, हमारी 2:1 थी। विल इम्प्रूव लिख दो या इंक्रीज। ठीक है, अगला है परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन ए क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। लिखिए परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम फिक्स एसेट खरीदेंगे तो फिक्स एसेट बढ़ेगी, क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो कितने क्रेडिट पर है? 3 मंथ्स पर। तो अब इसका आंसर लिखिए, मैं इसका क्वेश्चन ही लिख लिया, अब आंसर लिखो सीधा ही। नंबर 8, नाइदर डेट नोर इक्विटी will be affected, hence debt equity ratio will remain same. Debt equity ratio will not alter, भी लिख सकते हो, अफेक्टेड लिखो, अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मैं इसीलिए बार बार आपको बोलती हूँ कि आपको अच्छे से ना, जब रेशो के बारे में समझ आ जाएगा ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेन ये है कि आपको ना इसके कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। तो आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला पॉइंट आता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। देखिए परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। इसका मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का? इसका मतलब ये है कि हमने कोई एसेट खरीदी है और उसकी पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे, उसको कह रहे थोड़ा टाइम रुक जाओ। आप एग्जांपल ले लो, से ₹10,000, हमने 10,000 की एसेट खरीदी है और उसको कह दिया 1 साल से ज्यादा के बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो आपकी इक्विटी में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, इक्विटी में तो कोई चेंज नहीं आना, आपका 1 लाख ही रहेगा। डेट में क्या चेंज आएगा? आपके डेट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1 साल से ज्यादा के लिए इसको कह दिया ना, लॉन्ग टर्म डेफर्ड मतलब अभी नहीं दे रहे, आपको पैसे बाद ही मिलेंगे, तो डेट आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। डेट कितने से बढ़ेंगे? अब 10,000 से 2 लाख थे हमारे डेट्स जैसे, तो 10,000 इंक्रीज हो जाएंगे, तो डेट कितने हो जाएंगे? 2,10,000। वैसे मैं कहती हूँ कि हमारा कैश बैलेंस भी बढ़ेगा, पर इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो डेट इक्विटी रेशियो में क्या चेंज आएगा? डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितने हैं? 2,10,000 है और इक्विटी कितनी है आपकी? 1 लाख है। तो रेशियो में क्या चेंज आएगा? 2:1:1। ठीक है, तो आप लिखोगे हैंस डेट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज। डेट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज हो जाएगी ये रेशियो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। मैंने आज आपको करवाया है डेट इक्विटी रेशियोज के क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा। डेट इक्विटी रेशियो में क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी आता है। डेट अपॉन इक्विटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो आज हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 33 तक। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।